Uh, Good evening, good evening, friends. Good evening. Uh, एक रेलवे का लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा न्यूज़ ये कर रहे थे। दोस्तों, ये ध्यान भटकाने की बात है और कोई ऐसा इसके अंदर ज़्यादा बात करने का विषय नहीं है। बट लेकिन फिर भी भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भी वो चीज़ प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं, अगर उन्होंने उसका पूरा पढ़ाई किया है और जो भी आगे चल के जो भी अगर उसमें कुछ भी नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है या कोई बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है, तो फिर वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जो भी ऐसे डिसीजन वो लेते हैं, तो वहां पे और अदर पार्टीज जो भी अपोजिशन पार्टीज है, उन सब लोगों की राय लेके और सुप्रीम कोर्ट की भी राय लेके ऐसे प्रकरण को वहां पे मुद्दा बोलकर लेना चाहिए। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन आप लोग जो सोच रहे हो, ये इतना आसान चीज नहीं है। देखिए, जिस भी चीज को जिस भी चीज को आपने प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की है, वो मट्टी पलीत हो गई है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, टेक्सटाइल का भी सेम हुआ था। ये विषय टेक्सटाइल के भी विषय के जैसे ही है। जब भारत आजाद हुआ था, तो जो निजाम आदिल शाह वगैरह, मुगल वगैरह, इनके इसमें के जो भी मील्स थे, जो भी टेक्सटाइल मिल्स थे, उनको सरकार ने पूरी तरह से पूरी तरह से अपने कब्जे में नहीं लिया। तो वहां पे प्राइवेटाइजेशन किया गया और फिर बाद में उसको अंडरटेकिंग का नाम दिया गया। दोस्तों, सरकार के नाम पे अगर डायरेक्टली टेक्सटाइल्स होते थे, तो आज कुछ और नजरिया रहता था। जो टेक्सटाइल्स का नुकसान हुआ है, जो हम लोग पीड़ित है, आज जो हमारे को जो तकलीफें हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अंडरटेकिंग करने की जगह इसको पूरी तरह से सेंट्रलाइज करना था। सेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट बताया गया कि हम इस प्रॉपर्टी को सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ किया। लेकिन जो एम्प्लॉयज थे उनको कॉरपोरेशन के हवाले किया गया कि कॉरपोरेशन अपने हिसाब से चलाए, और फिर बाद में नहीं चला तो तनख्वाह भी वही लोग डिसाइड करे। तो ये लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी ताकि ये लोग नौकरी छोड़ के चले जाए, और जमीन, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, जो जो शेयरिंग्स में थे, जो सरकार के साथ शेयर मार्जिन में थे, 51% सरकार का और बाकी के ये प्राइवेट उद्योगपतियों का था। तो इनको लगा कि अपन ये जमीनों को हस्तगत करने का एक बहुत आसान तरीका है, और अपने मनमानी शाही से किसे निकालना है नौकरी से, किसके तनख्वाह कम रखने हैं, क्या करना है। तो एक हुकुमशाही, उन्होंने वहां पे एक कंट्रोलेबिलिटी, एक उसको बोलते हैं ना कि एखादे इंसान को कंट्रोल्ड कैसा करना है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल्ड कैसा करना है, अपने आधिपत्य के नीचे कैसा लेना है। तो ये अंडरटेकिंग का बहाना करके वो वहां पे ये किया गया। सरकार का वहां पे कोई नहीं चला, ये प्राइवेट के ही लोग वहां पे अपना दबदबा निर्माण करते थे। लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ने देना, कुछ भी नहीं करने देना। और आखिरी में लोगों ने, आपने देखा, मुंबई के जमीनें बेच दी गई। टेक्सटाइल के जितने भी जमीनें थे, जो जमीनों का सरकार एक अच्छी तरीके से उपयोग कर सकती थी, उनको लीज पे देके, वो जमीनों को लीज पे देके प्राइवेट के बड़े बड़े कंपनीज वहां पे खड़े किए जा सकते थे। लेकिन सरकार ने क्या किया, प्राइवेट इंडस्ट्री को बेच दिया, प्राइवेट लोगों को, इंडिपेंडेंट लोगों को बेच दिया। दोस्तों, उससे देश का क्या फायदा होगा? उससे बहुत बड़ा आपको एम्प्लॉयमेंट सेक्टर नहीं खड़ा होगा। मैं एक बात बोलता हूं आपको कि आप फॉरेन की कंपनी देश में ला रहे हो, आपको लग रहा है कि रोजगार आप दे रहे हो। लेकिन दोस्तों, जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी में फॉरेन कंट्रीज से उतना ज्यादा हमको फायदा नहीं होता है। जैसे कि हमारा जो इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं, उससे हमारे जीडीपी को कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। उसी तरह से जो हम फॉरेन कंट्रीज अपने देश, फॉरेन कंपनीज अपने देश में इन्वेस्ट करने लगा रहे हैं, इससे क्या फर्क गिरता है, इसका कोई लिमिट ही नहीं रखा है। हालांकि महात्मा गांधी जी ने 1900 के दौर में बता दिया था कि आपको ग्लोबलाइजेशन करना है, फॉरेन कंपनीज अपने देश में शुरू करने हैं, आप कर सकते हो। लेकिन खेती को बिना तकलीफ दिए आपको ये करना पड़ेगा, उसका एक रेशो रखना पड़ेगा आपको कि आप ग्लोबलाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन कर रहे हो, जो इंडस्ट्री आप खड़े कर रहे हो, तो उसका प्रमाण खेती को डिफिकल्ट ना हो, खेती के ऊपर उसका इंपैक्ट ना हो। तो लेकिन हमने वैसा नहीं किया। हम समय चलते चलते हमने इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रोत्साहन दिया, हमने फॉरेन फॉरेन जो हमारा फॉरेन बिजनेसेस थे उसको ज्यादा प्रोत्साहन दिया, और अपने देश को एक मार्केट प्लेस बना दिया। हमारे देश में कई कंट्रीज हमारे देश को एक मार्केट प्लेस के हिसाब से देखते हैं। दोस्तों, जीडीपी को फर्क नहीं गिरता है।
जीडीपी में फर्क गिरना चाहिए। कि जैसे कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रवक्ता मुझे बहुत अच्छी लगी, श्रीमान राजू वाघमारे सर ने एक जीडीपी के ऊपर एक बहुत अच्छा उन्होंने एक व्याख्यान दिया था। तो जीडीपी के ऊपर उन्होंने कहा था कि जीडीपी माने क्या होता है। तो जैसे हमारे शरीर के हाथ के जो नाड़ी होती है, तो नाड़ी पे से पता चलता है कि हमारा शरीर सुदृढ़ है, तंदुरुस्त है या बीमार हो चुका है। उसी तरह से हमारा देश बीमार है या सशक्त है, ये जानने का अगर कोई तरीका है तो वो जीडीपी होता है। जीडीपी माने अपने देश का नाड़ी होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी वो बात। एक पढ़ाई उन्होंने किया था, आई रेस्पेक्ट दैट। उन्होंने जो पढ़ाई की थी मैं रेस्पेक्ट करता हूं उस पढ़ाई की। और सही में ये बात है कि हमें जीडीपी के बारे में देश के तमाम जनता को सोचना चाहिए। आज तक हम क्या सोचते थे कि जीडीपी विषय सरकार का है, हमको क्या लेना देना। लेकिन हमारा लेना देना है दोस्तों। जितना जीडीपी बढ़ेगा उतना हमारे देश का इकोनॉमिकल हमारा जो स्टेटस है वो बढ़ता जाएगा दोस्तों। हमारे देश की जो गरीबी दूर करनी है, वहां पे हमें जीडीपी का बहुत बड़ा योगदान है। जो आज हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, जो पतंजलि जो अपना योगदान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत में एक सकारात्मकता दिख रही है, शुरुआत हो रही है। लेकिन सरकार के कहीं ना कहीं गलत गवर्नेंस भी होते हैं, जिसके चलते देश को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जिस तरह से लॉकडाउन में सरकार ने अपने हाथ ऊपर कर लिए और जनता के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, तो इससे नहीं होगा दोस्तों। हमें देश को शुरू करना पड़ेगा, देश की आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी पड़ेंगी, ताकि देश में, अभी हमारा देश बहुत गरीब है, हम अमेरिका के हिसाब से चल नहीं सकते, इंग्लैंड के हिसाब से चल नहीं सकते, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से चल नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों का लोक संख्या कम है, उन लोगों को पैसों की आर्थिक कंडीशन खराब नहीं है। हमारा कंडीशन अलग है, हमारे पास लोक संख्या ज्यादा है और हमारे पास लिमिटेड सोर्सेस है। रिसोर्सेज जो है हमारे लिमिटेड है, चाहे फिर वो पानी हो जाए, अनाज हो जाए, या हमारे देश का वातावरण हो जाए। हमारे देश में पिछले 10-20 साल से जिस तरह से ये आ रहा है, क्या बोलते हैं, आपातकाल क्या बोलते हैं यार उसे, मैं भूल गया उस शब्द को। दुष्काल आ रहा है, जो आ रहा है वो, तो उसके चलते भी हमारा बहुत नुकसान हो रहा है दोस्तों। तो ये भी बात पता चलनी चाहिए। तो सरकार से भी मेरा निवेदन है कि ये प्राइवेटाइजेशन वगैरह कंसेप्ट पूरी पढ़ाई करे और ना कि पूरी पढ़ाई करे, पूरी जिम्मेदारी ले कि अगर कल को वहां पे नुकसान होता है तो सरकार जिम्मेवारी लेंगी, और पूरी तरह से फिर बाद में आप उसको करने के बारे में अदर पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी अपोजिशन पार्टीज है, भले ही उनके सांसद या फिर उनके एमएलए सरकार में हो या ना हो, विधानसभा में, लोकसभा में हो या ना हो, उन सब लोगों को आप इनवाइट कीजिए। और आप जो प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हो, आप उनको अपना मुद्दा सामने रखिए कि आप प्राइवेटाइजेशन करने का जो सोच रहे हो, या फिर जो ड्रामा चल रहा है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो ड्रामा चल रहा है, तो उसके बारे में आप उनको वहां पे बताइए और फिर उसके बाद में आप आगे का विषय सोचिए। क्योंकि सरकार बहुमत में है, तो कुछ भी डिसीजन के बारे में, ये जो प्राइवेटाइजेशन के डिसीजन है, ये बहुत बड़े डिसीजन होते हैं। यहाँ पे कई पॉलिटिकल पार्टीज को आपको यहाँ पे पूछना पड़ता है। और ये काम करने की जगह, ऐसे ये लॉकडाउन के चलते ये काम करने की जगह, आप पेंशनर्स को न्याय दीजिए। जो ईपीएस 95 पेंशनर्स जो गलत गवर्नेंस के चलते जो तकलीफें भुगत रही है, जो अंडरटेकिंग का जो फ्रॉड हुआ है, ये अंडरटेकिंग के फ्रॉड के जगह सरकार अगर यहाँ पे 100% जिम्मेदारी लेती थी, तो हम लोगों को ये खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता था। हमारे 2 जनरेशन को जो तकलीफ हुई है, ये बहुत ही बुरी बात है दोस्तों। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हाल हुआ, हमारे जैसे गरीब लोग बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। आप अगर यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टिगेट भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेक्सटाइल में किस तरह से फ्रॉड हुए। ये अंडरटेकिंग कुछ नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 103 मिलों की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने का काम था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व था कि उनके एम्प्लॉइज को, जो टेक्सटाइल के एम्प्लॉइज थे, उनके भविष्य के बारे में पूरी तरह से सोचने का काम ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे गलत गवर्नेंस किया, उसके चलते हमारे जैसे गरीब लोगों को इतना 2 जनरेशन जो तकलीफ भुगतनी पड़ी, ये आपके सामने है दोस्तों। और ईपीएस 95 पेंशनर्स आज जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इससे भी आपको पता चलिए। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले कई कार्यकर्ता है, कई जनता है, कई समर्थक है। तो वो समर्थक
ईपीएस 95 पेंशनर्स को सपोर्ट करने आगे आए और सरकार को बताए कि ये न्याय करना कितना जरूरी है, और सरकार का यहाँ पे दायित्व बनता है कि इन गरीब पेंशनर्स का, इन कमजोर पेंशनर्स को न्याय दिलाने के लिए उन सब लोगों ने सामने आना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इलेक्शन में भले ही भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन ऑफ इलेक्शन वो जनता का साथ दे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो ऑफ इलेक्शन जनता का साथ दे। आज ईपीएस 95 पेंशनर्स को तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और जो समर्थक है उनकी जरूरत है। उनको न्याय दिलाने के लिए आप लोगों को सामने आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप भी समाज का हिस्सा हो और आप भी जनता हो। कहीं ना कहीं पार्टी का काम छोड़ के आप भी कहीं ना कहीं जनता हो। आपको भी पता चलेगा कि आज ईपीएस 95 पेंशनर्स को आप लोगों की कितनी जरूरत है। एक इंसानियत बोल के, एक संवेदनशीलता बोल के आपको ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ खड़े होना चाहिए। और ऐसे जितने भी मुद्दे हैं आगे चल के, जितने भी, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे नौकरियों का मुद्दा हो, जो भी हो, तो उसके लिए भी आप लोगों को जनता का साथ देना चाहिए। बस कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी के लाड लाड वगैरह पुराना बस कर दीजिए। एक जनता को समर्थन दीजिए। ऑफ इलेक्शन तो भी आप जनता को समर्थन देना चाहिए दोस्तों। तो आप लोगों से यही विनती कर रहा हूं मैं दोस्तों कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक प्लीज ईपीएस 95 पेंशनर्स को अपना समर्थन दे। जिस भी तरह से आप समर्थन दे सकते हो आप समर्थन दीजिए उन्हें, क्योंकि उनको आपकी आज जरूरत है। आपकी ही नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी कार्यकर्ता होंगे, जो सतरंजियां उठाते अपने नेता के खाली पोस्टिंग करते रहते, वो भी लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो ईपीएस 95 पेंशनर्स को समर्थन देने, स्ट्रेंथन करने आप सामने आइए दोस्तों। और हम ईपीएस 95 पेंशनर्स को सपोर्ट कीजिए। आज हमें आपका सपोर्ट की जरूरत है। देश में सबसे बड़ा, अब तक का पेंशनर्स का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, और आपको बिल्कुल पता नहीं है कि जो बुल्डाना में अनशन आंदोलन चल रहा है, हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स लोग जो अनशन आंदोलन 560वां दिन था कल, आज 561वां दिन है। तो आप लोगों की जरूरत है दोस्तों, इस अनशन आंदोलन को, दुनिया का सबसे बड़ा अनशन आंदोलन, पेंशनर्स का सबसे बड़ा अनशन आंदोलन हमें डिक्लेयर करना है दोस्तों, और इसे पूरा न्याय दिलाना है दोस्तों। तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो सतरंजा उठाते कार्यकर्ते, जो बड़े बड़े नेताओं के पीछे आगे पीछे घूमते, उन सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वो ईपीएस 95 पेंशनर्स को अपनी ताकत प्रदान करे और उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए आप उनको अपना एक नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते, एक इंसानियत के नाते, एक संवेदनशीलता के नाते आप आगे बढ़िए दोस्तों। क्योंकि आपको जब पता चलेगा कि उनके साथ कितना अन्याय हुआ है, क्या शोषण हुआ है, आपको भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट देने की जगह जनता ने जनता को सपोर्ट देना चाहिए था दोस्तों। जनता ने जनता को समर्थन देना चाहिए था, स्ट्रेंथन करना चाहिए था दोस्तों। लेकिन बदकिस्मती से हम पॉलिटिकल पार्टीज को, नेताओं को सपोर्ट करते हैं, और जनता को जहां पे सपोर्ट की जरूरत होती है हम अपना हाथ निकाल लेते हैं। इसी के चलते समाज में ये अन्याय और शोषण होता है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी शोषण की केस है दोस्तों। अगर आप लोग जरा सा आगे बढ़ेंगे तो इस न्याय में आप लोगों का जो हाथभार लगेगा, इस देश की लोकशाही बचाने के लिए आप लोगों का योगदान बेहद जरूरी है दोस्तों। आपको भी पता चलेगा कि ये न्याय होने के बाद लोकशाही को किस तरह से ताकत प्रदान होंगी दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज आज ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ खड़े हो जाइए, और आज हमें आप ताकत प्रदान कीजिए दोस्तों। कोई मीडिया हमें ताकत प्रदान नहीं करता है, कोई न्यूज़पेपर हमारे न्यूज लेने को तैयार नहीं है दोस्तों। अगर जनता हमारा साथ देंगी तो मीडिया को भी गलतियों का एहसास होगा, सरकार को, मेजॉरिटी बेस्ड सरकार को भी पता चल जाएगा कि इन लोगों को कितने जल्दी न्याय देना चाहिए था दोस्तों। लोकशाही क्या होती है? लोकशाही ये होती है कि जनता अवेयर रहे, अपने जनता के अंदर एक यूनिटी रहे, ताकि सरकार अगर कहीं गलत है तो सरकार को उनके गलतियों का एहसास दिलवाने के लिए, हम जनता कभी नहीं चाहती है कि कोई भी सरकार गिरे या किसी सरकार को चलाने में तकलीफ आए, लेकिन जनता एक ही चाहती है कि सरकार भी
हमारे ऊपर हो रहे अन्याय और शोषण को रोक सके, हमारे भविष्य के प्रति सरकार के अंदर एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, एक दूरदृष्टि होनी चाहिए। तो सरकार के और जनता के बीच में एक सकारात्मक वातावरण, एक विश्वास का नाता बना रहे, वही लोकशाही सबसे सशक्त लोकशाही होती है। और लोकशाही को सशक्त करने के लिए तमाम देश की जनता को ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ खड़े होना चाहिए। नैक कमेटी को आप जब नैक कमेटी को देखोगे दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी ताकत कितनी सी थी, उन्होंने कितनी सी ताकत से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया दोस्तों। अशोक राउत सर ने जो आंदोलन खड़ा किया, ये मामूली आंदोलन नहीं था दोस्तों। लेकिन बदकिस्मत ये है कि सरकार ने हमें ध्यान नहीं दिया। इसके चलते 560 दिनों से ये जो आंदोलन चल रहा है। तो दोस्तों सर, जनता ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज बननी है दोस्तों। जनता ने ये नैक कमेटी की आवाज बननी है। आपके तरफ से जो भी हो सकता है, आप मुख्यमंत्री को लिखिए, खासदार को लिखिए, आमदार को लिखिए, अपने तालुका प्रमुख को लिखिए, और ये नैक कमेटी को और ये ईपीएस 95 पेंशनर जो टोटल 65 लाख पेंशनर्स है, इनको न्याय दिलाइए दोस्तों। आज ये लोकशाही का ये सबसे बड़ा दायित्व है कि इतने बड़े केस को, इतने बड़े आंदोलन को आप लोगों ने जस्टिस दिलाना है दोस्तों। सरकार को और मीडिया को अपने गलतियों का एहसास होना चाहिए कि लोकशाही चलाने के लिए जनता का आवाज कितना इंपॉर्टेंट है, जनता के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, जनता का दर्द दूर करना, जनता के दर्द को महसूस करना और जनता के भविष्य के बारे में चिंता करना, ये कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार का ये दायित्व बनता है। जो भी सरकार में है, विरोधी पक्षों का काम है जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम है। लेकिन बदकिस्मती से विरोधी पक्ष भी आज खामोश है। देखो दोस्तों, आप देश बंद रख सकते हो, लेकिन लोगों के घर कैसे बंद रखोगे, उनके भविष्य को कैसे बंद रख सकते हो। और इसी लॉकडाउन के चलते ये न्याय दिलाने का काम था दोस्तों। पिछले 3 महीने से हमारी आवाज दबाई गई थी और अभी भी कोई मीडिया हमें साथ नहीं दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं शुक्रगुजार हूं, मैं हेमा मालिनी जी मैम का शुक्रगुजार हूं और हेमा मालिनी जी मैम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बॉलीवुड को, बाकी के भी बॉलीवुड को जगाए, ताकि ये केस की गंभीरता समझने में उनको पता चलेगा कि कितना बड़ा अन्याय हुआ है, कितना बड़ा शोषण हुआ है। ये टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के साथ, ये नांदेड़ के टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, मैं जहां का देख रहा हूं, यहां का तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है दोस्तों। तो हमें धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का बना दिया है। तो जब हेमा मालिनी जी मैम इसकी स्टडी करेंगी, उनको भी पता चलेगा कि ये कितना बड़ा गंभीर गुनाह हुआ है। तो वो न्याय दिलाने के लिए, इन गरीब पेंशनर्स को, ये बेसहारा पेंशनर्स को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने जो आवाज उठाई है, तो मैं तमाम बॉलीवुड से, खास करके अक्षय कुमार जी से, हमेशा जनता को पैसे बांटते हैं, जनता को पैसों की मदद करते हैं। सर, आपको पैसों की मदद नहीं करना है, आपको जनता को न्याय दिलाना है, क्योंकि हम शोषित वर्ग है। आपको इस बार ये 65 लाख पेंशनर्स के साथ खड़े होना चाहिए। अजय देवगन जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, नाना पाटेकर जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ये ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ खड़े हो जाए और उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाए। यही मेरी पूरे बॉलीवुड से भी रिक्वेस्ट है, तमिल मूवी इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट है, तेलुगु मूवी इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी जनता की आवाज बने। और आज जनता को सशक्त करने का, लोकशाही को सशक्त करने का इससे बेहतरीन और मौका अभी उन्हें नहीं मिलेगा दोस्तों। और जिस तरह से देश में माहौल बनाया गया है, ये बेहद ही आपत्तिजनक है, बेहद ही निंदनीय वातावरण देश में चल रहा है। पूरी तरह से देश के भविष्य को खदेड़ दिया गया है, भविष्य को कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया गया है दोस्तों, जिसके चलते हमारा जो समय बर्बाद हो रहा है, ये भी आप लोगों को पता चलना चाहिए कि आज हमें जनता की आवाज बननी पड़ेगी, लोगों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी चालू करनी पड़ेगी और जल्द से जल्द सरकार को भी अपने गलतियों का एहसास दिलवाना पड़ेगा दोस्तों। तो इस लोकशाही को सशक्त करने के लिए मैं बॉलीवुड से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं टॉलीवुड से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं तमिल मूवी इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं और जो कुछ भी मूवी इंडस्ट्री है या फिर कोई साहित्य, जो कोई राइटर्स वगैरह है, तो उन लोगों से, कोई बिजनेसमैन है, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये ईपीएस 95 पेंशनर्स की वो आवाज बने और इन गरीब पेंशनर्स को, ये जो शोषित पेंशनर्स है, इनके साथ जो शोषण हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, उनको न्याय दिलाने के लिए वो खड़े हो जाए दोस्तों। यही बात मेरे को कहना था दोस्तों। बहुत जो कुछ हुआ है, ये अंडरटेकिंग का कंसेप्ट, जो टेक्सटाइल का 103 टेक्सटाइल का जो अंडरटेकिंग का कंसेप्ट था, ये सबसे बड़ा गुनाह था दोस्तों।
ये कांग्रेस पार्टी के हाथों जो कुछ भी हुआ है, ये गलती कहो या गलत काम कहो, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप हुआ है दोस्तों। तो ये शोषण की केस है, तो भारत का संविधान इस शोषण के केस को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। और यहाँ पे न्याय दिलाने का काम संविधान को करना है, देश की जनता को करना है। इन शोषित वर्ग को, उनके लिए सामने आना पड़ेगा देश के जनता को। दोस्तों, अंडरटेकिंग कहता है कि सरकार का 51% शेयर होता है और 49% प्राइवेट में होता है। दोस्तों, या फिर सेमी गवर्नमेंट राज्य सरकार हो गया या प्राइवेट हो गया, तो दोस्तों मेरी एक बात कहने का यहाँ पे रीजन है कि ये जो मिल्स होते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, और ये जो एम्प्लॉयज है, इनकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। किसी भी प्राइवेट मैनेजर को या किसी को भी इसमें अधिकार नहीं। कोई कहेगा मेरे 49% शेयर है, तो शेयर को कोई यहाँ पे मार्जिन नहीं है, वो पूरी तरह से गलत न्यूज है। और इस पूरे मिल के, ये प्रॉपर्टी के, ये जमीनों का अगर कोई मालक है तो वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार था। तो ये जमीन, ये प्रॉपर्टी, ये बेचने का भी अधिकार किसी को नहीं था, ये केंद्र सरकार इसका दायित्व रखता है। तो इसके आगे मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कि जो भी गलत हुआ है ठीक है, अभी वो गलत को सीधा करके सरकार ने भी आगे बढ़ना है। पहले ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय दिलाना है, पेंशनर्स को न्याय दिलाना है, और आगे चल के ऐसे केसेस ना हो, इसके लिए एक सशक्त कानून बनाना है, और पूरे जमीनों को ऐसे सील करके लोगों के लोक कल्याण के लिए आगे यूज करना है। अगर ये केंद्र सरकार ये काम नहीं कर सकता है, तो फिर गवर्नमेंट को माए बाप कैसे कहेंगे? अगर गवर्नमेंट ही ईमानदार नहीं है और ऐसे प्रॉपर्टीज का लिलाव करते रहेंगी, तो किस तरह से देश चलेगा दोस्तों? लोकशाही किस तरह से चलेंगी? और जो सबके माए बाप है गवर्नमेंट, 125 125 करोड़ की जो माए बाप है गवर्नमेंट, उसका क्या दायित्व रहेगा दोस्तों? किस तरह से हम 15 अगस्त 26 जनवरी सेलिब्रेट करेंगे? किस तरह से झंडा वंदन होगा दोस्तों? हमारे देश में ईमानदारी ही नहीं है, तो फिर किस तरह से चलेगा दोस्तों? ये भी यहां पे सवाल उपस्थित होता है दोस्तों। तो पेंशनर्स को आज न्याय की जरूरत है, तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि पेंशनर्स के साथ खड़े हो सरकार, और उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाए। यही बात कहने की थी दोस्तों। और जो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन है, तो सरकार को यहाँ पे बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को आगे चल के लेके बात करना है। पहली बात तो इसका प्राइवेटाइजेशन करना नहीं चाहिए सरकार ने। मेरे को जितनी पढ़ाई है, मेरे को पता है कि प्राइवेटाइजेशन करके देश का नुकसान ही हुआ है। हर चीज को आप प्राइवेटाइजेशन करते बैठोगे तो ये सही नहीं है दोस्तों, ये बात सही नहीं है। ये सरकार को समझ में आना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी बदकिस्मती से सरकार कर रही है मेजॉरिटी के चलते, ये सरकार को ये गलतियों का एहसास जरूर होगा। और देश की जनता को, सबसे पहले देश की जनता को यहाँ पे जागने का काम है दोस्तों। आपकी आज जरूरत है पेंशनर्स भाइयों को। जैसे जैसे हेमा मालिनी जी मैम हम पेंशनर्स के साथ खड़ी हुई है, देश के जनता को भी हम लोगों के साथ खड़ा होना है, और हम लोगों को न्याय दिलाना है दोस्तों। आज हमें आपके ताकत की जरूरत है, आज हमें आपके आवाज की जरूरत है, आज हमें लोकशाही की, संविधान की ताकत की जरूरत है। तो आप लोगों ने हम लोगों की आवाज बननी है, और सरकार को जल्द से जल्द ये पेंशनर्स को न्याय दिलाने के लिए अपना योगदान देना है दोस्तों। यही देश के जनता से मैं रोज रोज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो जल्द से जल्द देश के जनता के साथ खड़े हो जाए, ये पेंशनर्स भाइयों के साथ खड़े हो जाए, और नैक कमेटी के योगदान को जरा महसूस करने की भी कोशिश करे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।